ये कौन है? इसने गाड़ी के ड्राइवर से पूछा। ड्राइवर ने हंसकर कहा, ये आमना है, मास्टर फजल दीन की बेटी, पूरे गांव में सबसे सीधी और नेक। आमना एक 18 साल की जवान और खूबसूरत लड़की थी। इसका बचपन अभी भी इसमें नजर आ रहा था। वो अक्सर शाम के वक्त घर के सहन से बाहर निकलकर खेतों की तरफ चल पड़ती, जहां हवा में मट्टी और घास की मिली जुली खुशबू इसे किसी और ही जमाने में ले जाती। इस शाम भी वो अपनी नीली चादर को कंधे पर संभाले, हाथ में चांदी का पानी का घड़ा लिए नहर से पानी भरने जा रही थी। गांव की सादा सी लड़की, जिसके बाल हमेशा खुलकर हवा में लहराते, आंखों में एक अजीब सी मासूम चमक और लबों पर एक दबी दबी सी मुस्कुराहट। इसके कदम धीरे धीरे मिट्टी पर पड़ते, हर कदम गांव की खामोशी में एक नरम सा सरगम डाल रहा हो। इसी वक्त गांव के किनारे पर खड़ी एक गाड़ी में से एक शख्स उतर रहा था। लंबा कद, साफ सुथरे कपड़े, हाथ में मोबाइल और चेहरे पर वो खुद अतमाद मुस्कुराहट जो शहर के लोगों की पहचान होती है। ये सफियान था। वो अपने मामू के यहाँ कुछ दिन के लिए आया था। गाड़ी से उतरते ही इसकी नजर एक लम्हे को जमी रही। सामने नहर के किनारे झुककर पानी भरने वाली लड़की, चादर की हल्की सी सरके के साथ गाल पर पड़ी लट और पानी में झलकता इसका अक्स। ये मंजर सफियान के लिए अजनबी और दिलकश दोनों था। ये कौन है? इसने गाड़ी के ड्राइवर से पूछा। ड्राइवर ने हंसकर कहा, ये आमना है, मास्टर फजल दीन की बेटी, पूरे गांव में सबसे सीधी और नेक। सफियान ने फिर से देखा, लेकिन इस बार ज्यादा देर तक। आमना ने घड़ा सीधा किया और चलने लगी। सफियान के कदम जैसे खुद ब खुद इस तरफ बढ़ गए। गांव के गिर्द आलूद पगडंडी पर इनके बीच फासला कम होता गया, और जैसे ही आमना ने करीब आते कदमों की आहट सुनी, वो रुकी। अस्सलाम वालेकुम। सफियान की आवाज में नरमी थी, लेकिन लहजा ऐसा कि हुक्म सा लगे। वालेकुम सलाम। आमना ने नजरें झुका ली। मैं सफियान हूँ, शहर से आया हूँ। आप मास्टर साहब की बेटी है ना? आमना ने बस हल्की सी हाँ में सर हिलाया। आमना ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन सफियान ने बात बढ़ाने का मौका ना छोड़ा। आप अक्सर जहाँ आती हैं? आमना ने नजरें झुकाए कहा, जी, पानी भरने। अच्छा, तो फिर कल भी आएंगी? सफियान ने जैसे सवाल नहीं ऐलान किया। आमना ने जवाब नहीं दिया। वो आगे बढ़ गई, लेकिन सफियान की आंखों में वो पहली झलक एक बीज की तरह बो गई थी। वो जानता था ये लड़की आम नहीं। शाम ढल रही थी। अगले दिन आमना नहर पर आई तो सूरज अभी पूरी तरह निकला भी ना था। गांव की ठंडी हवा में ओस की नमी और पगडंडी पर इसके कदमों की हल्की हल्की चाप। इसने सोचा था कि कल वाला शहर का आदमी शायद बस इत्तेफाक से मिल गया हो, मगर दिल के किसी कोने में एक अनजानी से बेचैनी थी, जैसे कोई फिर मिलने वाला हो। और वो बेचैनी सच साबित हुई। सफियान पहले से वहां मौजूद था, हाथ में एक बोतल लिए नहर के पानी पर नजर जमाए। अस्सलाम वालेकुम आमना। इस बार इसने पूरा नाम लिया। आमना ने चौंक कर देखा। वालेकुम सलाम, आप यहाँ? सफियान मुस्कुराया। हाँ, मैंने सोचा कि आपसे दोबारा मुलाकात हो जाए, कल आप जल्दी चली गई थी। आमना ने नजरें चुरा कर घड़ा पानी में डाला। मेरा काम यही है, वक्त पर आना और जाना। सफियान ने इसके करीब आकर कहा, और अगर कोई आपसे बात करना चाहे? आमना के चेहरे पर हल्की सी शर्म और उलझन की मिली जुली लहर आई। गांव में लड़कियों का रिवाज नहीं कि वो गैर मर्दों से बात करे, लेकिन कभी कभी रिवाज बदलने चाहिए, खासकर जब बात दिल की हो। ये जुमला सुनकर आमना के हाथ लम्हे भर को रुके। पानी के कतरे इसकी कलाई से फिसल कर जमीन पर गिरे। इसने जल्दी से घड़ा सीधा किया और चलने लगी, लेकिन सफियान भी साथ साथ चल पड़ा। मैं जानता हूँ आप सीधी सादी हैं और मैं थोड़ा मुख्तलिफ हूँ, लेकिन दिल की बात दिल तक पहुंच ही जाती है। आमना ने खामोशी अख्तियार की, मगर इसके दिल में पहली बार किसी के अल्फाज इस तरह उतरे थे। दिन गुजरते गए और सफियान के बहाने बढ़ते गए। कभी वो मामू के घर के सहन में बैठा होता जब आमना अपनी माँ के साथ आती, कभी गांव के वाहद कच्चे बाजार में इसे इत्तफाकन देख लेता। हर बार इसकी बातों में कोई ना कोई नरमी, कोई छोटा सा ख्याल छुपा होता। पहला लम्स एक बार इस वक्त हुआ जब आमना नहर पर फिसल गई और घड़ा हाथ से छूट गया। सफियान ने फौरन इसका हाथ थाम लिया। आमना के दिल की धड़कन इस कदर तेज हो गई कि जैसे कानों में सुनाई दे। इसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन सफियान ने बस आहिस्ता से कहा, तुम गिर जाती तो मुझे बहुत बुरा लगता। वक्त के साथ साथ सफियान के मोहब्बत अल्फाज से निकलकर छोटे छोटे अमल में बदलने लगी। कभी वो इसके लिए मीठे लड्डू ले आता, कभी खेत के बीच खड़े होकर गाँव के किस्से
सुनता सिर्फ इसलिए कि आमना बोलती रहे। और फिर वो दिन आया जब इसने साफ अल्फाज में कहा, आमना, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। शहर में, अपने घर में, अपने साथ तुम्हारी ज़िंदगी मेरा गरूर होगी। आमना ने पहली बार इसकी आंखों में सीधा देखा। इसमें एक अजीब यकीन और एक अजीब खौफ दोनों थे। लेकिन मेरे माँ बाप, मैं खुद बात करूँगा, बस तुम हाँ कर दो। जी हाँ आमना के लबों से ना निकली, लेकिन इसकी खामोशी सफियान के लिए सब कुछ कह गई। यूं एक वादे का मौसम शुरू हुआ, जिसकी खुशबू आमना के दिल में उतरती जा रही थी, और इसे खबर नहीं थी कि हर मौसम हमेशा बहार का नहीं होता। सफियान ने आमना के घर वालों से बात की तो वो इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। शादी के दिन रखे गए। आमना बहुत खुश थी। शादी की रात गांव में एक अलग रौनक थी। छोटे छोटे गली कोचे के चिरागों और बिजली के बल्बों से जगमगा रहे थे, और ढोल के थाप के साथ शादियाने बज रहे थे। आमना दुल्हन के लिबास में, सोने के हार और झुमकों से सजी, आंखों में झुकी हुई नजरें लिए बैठी थी। गांव की हर औरत इसकी खूबसूरती की तारीफ कर रही थी, और हर मर्द इसकी किस्मत पर रश्क कर रहा था कि इसे शहर का तालीम याफ्ता शोहर मिला। सफियान इस रात एक शहजादे की तरह लग रहा था। वो जानता था कि इसने अपनी पसंद की लड़की को पा लिया है। रुखसती के वक्त आमना की माँ ने इसके कान में आहिस्ता से कहा, बेटी, शहर बड़ा होता है, वहाँ की हवाओं में भी अपना रंग होता है, बस तुम अपनी सादगी ना छोड़ना। शहर पहुंचने के बाद आमना की जिंदगी बिल्कुल बदल गई। ऊंची इमारतों, जगमगाती सड़कों और शोर मचाती गाड़ियों के बीच इसका दिल अक्सर गांव के खेतों और नहर के पानी को याद करता। सफियान ने शुरू में इसका खूब ख्याल रखा। बाजार से कपड़े, खुशबुएं और नई नई चीजें ला कर देता। शाम को घर आकर गांव के किस्से सुनने की फरमाइश करता, और कभी कभार चाय पीने साथ बालकोनी में बैठता। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन मोहब्बत भरे लम्हों के बीच एक और चीज शामिल होने लगी, काबू पाने की आदत। सफियान चाहता था कि आमना सिर्फ इसी के सुने, अम्मी का फोन ज्यादा ना सुने। वो पुरानी बातें करके तुम्हारा दिमाग खराब करती हैं। बाजार अकेली मत जाओ, वक़्त मिले तो मैं ले जाऊंगा। पड़ोसी से ज्यादा बात मत करो, सबके इरादे साफ नहीं होते। शुरू में आमना ने सोचा कि इसकी मोहब्बत की शिद्दत है, लेकिन जल्द ही इसे एहसास होने लगा कि ये शिद्दत एक कैद की तरह है। एक दिन आमना ने कहा, सफियान, माँ कह रही थी अगले हफ्ते आ जाओ, थोड़ा दिल बहल जाएगा। सफियान ने फौरन जवाब दिया, नहीं, तुम जहाँ रहोगी, मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हारा वहां जाना मुनासिब नहीं। ये इनकार आमना के दिल को चुभ गया, लेकिन वो खामोश रही। इसकी खामोशी सफियान के लिए जीत थी, मगर हकीकत में ये रिश्ते की पहली दरार थी। वक्त गुजरता गया, और फिर एक दिन आमना ने हिचकिचाते हुए खुशखबरी सुनाई, सफियान, अल्लाह ने चाहा तो आप बाप और मैं माँ बनने वाली हूँ। सफियान का चेहरा खुशी से खिल उठा। इसने आमना को बाहों में लेकर कहा, मैं तुम्हारा सबसे ज्यादा ख्याल रखूंगा, तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा। वो रात आमना के लिए उम्मीद और मोहब्बत से भरी हुई थी। सफियान ने इसके लिए फल, जूस और पसंदीदा खाने मंगाए, लेकिन साथ ही इसके लिए अपनी हदायत भी कर दी। डॉक्टर के पास अकेली मत जाना, जो दुआएं मैं दूं वही खानी है। घर का काम ज्यादा मत करना, लेकिन मेरी मर्जी से आराम करना। डॉक्टर नाइला, जो मोहल्ले की मशहूर डॉक्टर थी, इसने आमना का चेकअप किया और कहा, केस हाई रिस्क है, हर महीने टेस्ट करवाने पड़ेंगे। सफियान ने फौरन बात काट दी, ये सब फजूल है, मैं खुद देख लूंगा। आमना के दिल में एक हल्का सा खौफ उभरने लगा, मगर वो फिर भी चुप रही। उसे उम्मीद थी कि शायद सफियान का ये रवैया सिर्फ हमल के दिनों में हो और वक़्त के साथ सब बदल जाए। लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये खामोशी एक दिन इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन जाएगी। हमल के आखिरी महीने शुरू हो चुके थे। आमना के चेहरे की रौनक में दम पड़ने लगी थी। आंखों के नीचे सियासत, हल्के चलते हुए सांस फूल जाना और रातों को बार बार जागना, सब साफ बता रहे थे कि इसे आराम से ज्यादा देखभाल की जरूरत है। एक दिन डॉक्टर नाइला ने तफसीली मुआयना करने के बाद सफियान को अलग बुलाया। सफियान साहब, आपकी बीवी का केस नॉर्मल नहीं है, बच्चे की पोजीशन दुरुस्त नहीं और खून की कमी भी है। डिलीवरी अस्पताल में करवानी पड़ेगी, वरना दोनों की जान को खतरा हो सकता है। सफियान ने हल्का सा कहा लगाया, डॉक्टर साहबा, आप लोग हर केस में डरा देते हैं। हमारी बुजुर्ग औरतें घर पर ही बच्चों को जन्म देती थीं। मैं एक तजर्बाकार दाई बुला लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर नाइला के चेहरे पर संजीदगी की लकीरें गहरी हो गईं। ये 1980 का जमाना नहीं है और ये कोई खेल नहीं है। अगर वक्त आया हुआ तो पछताना पड़ेगा। आमना दरवाजे के करीब खड़ी ये बातें सुन रही थी।
اس کے دل میں انجانے خوف نے جال بن لیا، مگر وہ جانتی تھی کہ اگر وہ کچھ کہے گی تو سفیان برا مان جائے گا۔ گھر آ کر سفیان نے اپنی ماں سے کہا، امی ڈاکٹر فضول میں ڈراتی ہیں، میں نے سب سوچ لیا ہے، گھر پر ہی ڈلیوری ہوگی۔ امی نے بھی بیٹے کی بات مان لی۔ ہمارے وقت میں سب یہی کرتے تھے، اللہ مالک ہے۔ دن گزرتے گئے، آمنہ کی تکلیفیں بڑھتی گئیں، کبھی کمر کا شدید درد، کبھی اچانک چکر آنا، لیکن سفیان ہر بار ایک ہی بات کہتا، یہ سب عورتوں کو ہوتا ہے، برداشت کرو۔ پھر وہ رات آئی جس نے سب بدل دیا۔ رات کے 2 بجے آمنہ کو شدید درد اٹھا۔ اس کی چیخ سن کر گھر کے سب لوگ کمرے میں دوڑ آئے۔ دائی کو بلایا گیا، لیکن اس نے آتے ہی کہا، یہ کیس میرا نہیں، فوراً ہسپتال لے جائیں۔ سفیان کا لہجہ سخت ہو گیا، تم اپنا کام کرو، فضول باتیں مت کرو۔ آمنہ کا جسم پسینے میں بھیگ رہا تھا، سانس اکھڑ رہی تھی۔ گھر کے ایک رشتہ دار نے کہا، بیٹا یہ بہت خطرناک ہے، ہسپتال لے جاؤ۔ سفیان نے سب کو خاموش کرا دیا، میں نے کہا نا، کوئی باہر نہیں جائے گا۔ چند لمحوں بعد ڈاکٹر نائلہ کسی ذریعے سے خبر سن کر پہنچ گئیں۔ انہوں نے آمنہ کو دیکھتے ہی کہا، یہ وقت ضائع کرنے کا موقع نہیں، فوراً ہسپتال۔ سفیان نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں، میں سب سنبھال لوں گا۔ ڈاکٹر نائلہ کی آواز میں غصہ اور بے بسی دونوں تھے۔ آپ حماقت کر رہے ہیں، یہ جان لیوا ہو سکتا ہے۔ لیکن سفیان نے انسنی کر دی۔ وہ آمنہ کے پاس آیا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا جیسے حوصلہ دے رہا ہو، اور پھر عجیب سا قدم اٹھایا۔ اس نے بچے کی پوزیشن ٹھیک کرنے کے بہانے آمنہ کے پیٹ پر زور سے سر رکھ کر دباؤ ڈال دیا۔ آمنہ کا جسم جھٹکے سے کانپ گیا اور ایک دل دہلا دینے والی چیخ کمرے میں گونج اٹھی۔ اس چیخ کے ساتھ ہی سب کچھ بدل گیا۔ بچے کی حرکت رکنے لگی، آمنہ کی نبض تیز سے کمزور ہوتی گئی اور کمرے کا ماحول خوف سے بھر گیا۔ آمنہ کے پیٹ پر دباؤ پڑتے ہی اس کا سانس ٹوٹنے لگا، چہرہ پیلا پڑ گیا، ہونٹ نیلے ہو گئے۔ کمرے میں ہر طرف بے چینی اور خوف کی لہر دوڑ گئی۔ ڈاکٹر نائلہ نے فوراً چیخ کر کہا، رک جاؤ سفیان، یہ اسے مار دے گا۔ لیکن تب تک نقصان ہو چکا تھا، بچے کی پوزیشن مزید بگڑ گئی تھی اور اندرونی زخم بن چکے تھے، خون تیزی سے بہنے لگا۔ ڈاکٹر نے ہنگامی طور پر اپنی ٹیم کو فون کیا، مگر سفیان کی ضد کے باعث قیمتی وقت ضائع ہو چکا تھا۔ وہ ایک طرف کھڑا کانپ رہا تھا، اس کے چہرے پر پہلی بار ضد کی جگہ خوف نظر آ رہا تھا۔ آمنہ نے کمزور آواز میں کہا، سفیان مجھے ہسپتال لے جاؤ۔ اس کے الفاظ سانسوں کے بیچ ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہے تھے۔ ڈاکٹر نائلہ نے پوری کوشش کی، ایمرجنسی آپریشن کیا گیا، بچے کو زندہ نکال لیا گیا، لیکن آمنہ کی حالت نازک تھی، خون اتنا بہہ چکا تھا کہ اس کا جسم بے جان سا لگنے لگا۔ ہسپتال کے کمرے میں آمنہ نیم بے ہوشی میں تھی۔ سفیان اس کے پاس بیٹھا، اس کے ہاتھ کو تھامے آنکھوں میں آنسو لیے بولا، میں نے تمہیں بچانے کی کوشش کی تھی، میں نے سوچا میرا طریقہ بہتر ہوگا۔ آمنہ نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، آنکھوں میں دھندلا سا سکون، اور کہا، محبت قابو نہیں، خیال ہوتی ہے، تم نے میرا خیال نہیں رکھا۔ یہ اس کے آخری الفاظ تھے، اور طویل سانس کے بعد اس کا جسم ڈھیلا پڑ گیا، آنکھیں بند ہو گئیں اور کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ سفیان کے ہاتھ لرزنے لگے، اس نے آمنہ کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر دیکھا، لیکن اب وہ صرف ایک خاموش جسم تھا۔ اس لمحے سفیان کو احساس ہوا کہ اس کی ضد نے اس سے سب کچھ چھین لیا۔ وہ عورت جو اس کے گاؤں کی سب سے خوبصورت یاد تھی، جو اس کی زندگی کی روشنی تھی، وہ اب ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی۔ ڈاکٹر نائلہ نے کمرے میں موجود سب کو دیکھ کر کہا، یہ اس ضد کا انجام ہے جو وقت پر علاج سے روکتی ہے۔ یاد رکھیں، ڈاکٹر دشمن نہیں ہوتے، وہ زندگی بچانے آتے ہیں۔ کچھ دیر بعد نرس نے بچے کو سفیان کی گود میں دیا، وہ چھوٹا سا وجود جس کے رونے کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ سفیان کے سینے سے سفیان کے آنسو بے قابو ہو کر بہنے لگے۔ میں نے تمہاری ماں کو کھو دیا، لیکن تمہیں بچا لیا۔ اس کے دل میں ایک خالی پن تھا جو کبھی بھر نہیں سکتا تھا۔ آمنہ کے بغیر شہر کی بڑی عمارتیں، مہنگے کپڑے اور چمکتی گاڑیاں سب بے معنی ہو گئے تھے۔ محبت میں قابو پانے کی ضد اور وقت پر صحیح فیصلہ نہ کرنے کا نتیجہ ہمیشہ نقصان دیتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی ضد انا کو نہیں چھوڑتے اور اپنے پیاروں کو کھو دیتے ہیں، پھر ساری زندگی پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں بچتا۔ سفیان ساری زندگی اسی احساس کے ساتھ جیا کہ اگر اس رات وہ اپنی انا چھوڑ دیتا تو آمنہ آج زندہ ہوتی۔